नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, इसी हफ्ते में हमने आपको जानकारी दी थी कि मोदी सरकार के द्वारा लेबर कोड यानी कि वेज कोड इसी साल लागू किया जा सकता है, जिसके तहत इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आपको दी थी कि इस बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है कि कैसे ये जो वेज कोड है यानी कि लेबर कोड है पूरे देश के अंदर लागू होगा, जिसके लिए रूल्स को जारी किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे आपके कमेंट्स आए कि ये जो लेबर कोड लागू होगा तो उससे हमारे सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे हमारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि 29 जनवरी 2025 को अमर उजाला ने भी इसके फ़ायदे को बताया है, लेकिन हम आपको जो सही जानकारी है उसको देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि लेबर कोड अगर लागू होता है तो ऐसे में आपके टेक होम सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, तो इससे आपके सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, क्या आपकी सैलरी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी सरकार के द्वारा वेज कोड बिल को 2020 में ही संसद के दोनों सदनों में पास किया जा चुका है, जिसके बाद जैसे ही वेज कोड लागू होगा वैसे ही पहले से आपके बने 4 कानून समाप्त हो जाएंगे, जिसमें कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। यही नहीं बल्कि इसके लागू होते ही आपके सेवा शर्तों, काम के घंटे और सैलरी आदि पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसा कि आपने हमसे पूछा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा सत्ता में आते ही मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कानून बने हुए थे उसको समाप्त करके 4 जो लेबर कोड है उसमें बदलने का काम किया गया है, जिसके तहत आज आपके लेबर कोड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके मजदूरी के परिभाषा को चेंज किया गया है, जिसके अनुसार मजदूरी का अर्थ है एक कर्मचारी को दे सभी पारिश्रमिक। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल है, मगर इसमें किसी कर्मचारी का बोनस, पीएफ, पेंशन में योगदान, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, ग्रेच्युटी आदि शामिल नहीं है। इसके अलावा भत्ता घटक जो है कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक नहीं हो सकता है। अगर 50% से अधिक हो गया तो ऐसे में उसको मूल सैलरी में जोड़ा जाएगा। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा। इसको साधारण तरीके से कैसे समझेंगे, अगर आपके पास सैलरी स्लिप आपके कंपनी के द्वारा दिया जाता है तभी ये बात आपको समझ में आएगी, और नहीं भी दिया जाता है तब भी आपके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता है तो आपको बता दें कि आपके सैलरी में 2 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है सैलरी, जिसको कि बेसिक और डीए माना जाता है, और दूसरा होता है आपका भत्ता जिसमें कि आपका एचआरए, मेडिकल अलाउंस, इसके अलावा जितना भी अलाउंस है वो माना जाता है। तो होता क्या था, पहले आपके एम्प्लॉयर या कंपनी के द्वारा आपका सैलरी उसमें कम रखा जाता था, यानी कि बेसिक और डीए है उसको कम दिखाया जाता था। अब पूछेगा ऐसा क्यों किया जाता था, तो ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि आपका पीएफ, ईएसआई वगैरह जो भी है वो आपके बेसिक और डीए के आधार पर ही कटता है। और तो और जो ग्रेच्युटी आप मिलता है 5 साल सेवा पूरी करने के बाद, वो भी आपका बेसिक और डीए के आधार पर होता था। तो ये क्या करते थे कि मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है तो कंपनी वाले आपका बेसिक और डीए को 5,000 दिखाते थे और बाकी अलाउंस को 15,000, ताकि जितना भी टैक्स फैक्स उनको देना पड़े, क्योंकि 12% आपका पीएफ का कटता है। तो मान लीजिए कि 5,000 अगर रहेगा तो उसका 12% कितना हो जाएगा, 600 रुपया। तो 600 रुपया आपका जमा होगा और 600 रुपया ही मालिक को जमा करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपका दोनों कंपोनेंट हो गया, कहने का मतलब एक सैलरी का पार्ट हो गया, एक भत्ता का पार्ट हो गया, दोनों 50-50 होना चाहिए। ऐसे में अगर 20,000 सैलरी है तो कहने का मतलब आपका बेसिक और डीए हर हाल में कंपनी वाले को कितना रखना पड़ेगा, 10,000। तो 10,000 अगर रहेगा तो ऐसे में क्या होगा, 12% का कटेगा आपका पीएफ में। तो ऐसे में आपको कितना पैसा जमा करना होगा पीएफ में, तो 1,200 रुपया जमा करना होगा, और 1,200 रुपया ही आपके कंपनी वाले को भी जमा करना होगा। और ऐसे में अगर पहले से 5,000 वगैरह आपका कटता होगा तो जैसे ही वेज कोड लागू होगा वैसे ही इस तरह का स्ट्रक्चर आपके लिए लागू हो जाएगा। तो आप देखिएगा तो आपका इन हैंड सैलरी कम हो जाएगा। पूछिएगा कैसे, पहले जैसा कि आपको बताया कि 500 रुपया आपका अगर पीएफ कटता था तो कितना कटना हो जाएगा, 1,200 रुपया। लेकिन इसके बाद भी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, तो 1,200 रुपया कंपनी वाले भी आपके पीएफ में जमा कराएंगे। यही नहीं बल्कि आप किसी ऐसी कंपनी संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं, तो ऐसे में 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या नौकरी से निकाले जाते हैं कुछ कंडीशन में, तो आप ग्रेच्युटी का जब दावा करेंगे तो आपका जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होगा उसी बेसिक और डीए के आधार पे होगा।
तो पहले के हिसाब से 5,000 पर आपका ग्रेच्युटी कैलकुलेट होता, लेकिन अब के हिसाब से 10,000 पे। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। कहने का मतलब अगर लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तत्काल में जैसे ही ये लागू होगा और इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो आपको इन हैंड सैलरी में कमी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि वेज कोड में एम्प्लॉय के परिभाषा के अनुसार स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजर, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लर्क आदि काम करने वाले के ऊपर लागू होगा। कहने का मतलब जैसा कि हमने बताया, वेज कोड जब लागू होगा तो इन सारे पोस्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऐसे में पूरे देश के अंदर जो लोग भी प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, डेली वेजर के रूप में अगर न्यूनतम वेतन पे काम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि न्यूनतम वेतन जहां भी मिलता है वहां पे आपको बेसिक डीए ही केवल दिया जाता है, उसके अलावा कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में एक तरह से देखिएगा तो आपका तो 100% है। ऐसे में आपके उसी बेसिक और डीए के आधार पे पीएफ, ईएसआई वगैरह कटता है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर लागू भी होता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन कल को वेज कोड लागू होने के बाद आपके न्यूनतम वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पहले से ही बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल वाले ये कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी वेज कोड लागू होते ही, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा इसके बारे में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक नेशनल फ्लोर वेज तय किया जाएगा। कहने का मतलब केंद्र सरकार एक फ्लोर वेज तय कर देगी, मान लीजिए 250 रुपया, 300 रुपया, इस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा कुछ तय कर दिया जाएगा, जबकि उसके बाद कोई भी राज्य सरकार उस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम वेतन नहीं रख सकती है। इससे साफ हो गया कि वेज कोड लागू होने के बाद आपके न्यूनतम वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि पहले से भी केंद्र सरकार के द्वारा एक नेशनल फ्लोर वेज तय किया जाता रहा है, लेकिन अभी मीडिया के द्वारा इसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। हालांकि आपको याद होगा जब 2000 का नोट आया था तो उसमें चिप बताया गया था। एक बार कमेंट्स करके बताइए कि आप में से किसी व्यक्ति को किसी 2000 के नोट में चिप मिला कि नहीं मिला। तो उसी तरह वेज कोड के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं ताकि लोग चाहें कि जल्दी से ये लागू हो जाए, और लागू होने के बाद आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन आप लोग ऐसी संस्था में जाकर के पता कीजिए जहां पे अभी से लोग 12-12 घंटा काम करना शुरू कर चुके हैं, जबकि शिकागो में जो आंदोलन हुआ था उसका असर पूरे देश पे पड़ा था। अलग अलग देशों से लेकर के भारत तक पर भी पड़ा और 8 घंटा काम का अधिकार लागू हुआ था, जिसके बाद अब हम गुलामी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 8 घंटा तो छोड़ दीजिए, 12 घंटा को काम करना ही हम अपना नियति समझ लिए हैं। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि हम 12 घंटा ही काम कर लेते हैं क्योंकि हम घर छोड़ करके बाहर में रहते हैं, 4 घंटा रूम में रहने से अच्छा है 4 घंटा और काम कर लें। और इसी का असर है कि 12 घंटा मालिक बिना ओवर टाइम के अभी करवा रहा है। आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो जहां से भी देख रहे हैं उस जगह का नाम लिखिएगा, और खासकर ये लिखिएगा कि क्या आप 12 घंटा काम करने के लिए इच्छुक हैं। दोस्तों, ऐसे में इस जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।